हेलो स्टूडेंट्स, आज पहली मुलाकात है हमारी और ऐसी मुलाकातें चलती रहेंगी। रेडी टू बी फिजिक्सिफाइड एंड लेट्स बिगिन द गेम ऑफ कॉन्सेप्ट्स फॉर टुडे। तो बच्चों, 10th में तुमने पढ़ा, साइंस पढ़ी और साइंस में पार्टीशंस भी पढ़े होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। बहुत थोड़ी सी फिजिक्स है 10th में, एक चैप्टर लाइट का, एक चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का है। असली फिजिक्स हमारी अब शुरू होगी, बहुत मजा आने वाला है। फिजिक्स इज वेरी इंटरेस्टिंग इन इटसेल्फ। पहला चैप्टर आज हम लेकर के चलेंगे बिना ज्यादा टाइम को वेस्ट किए हुए, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट्स। पहला चैप्टर जो है, इसमें हमारी दो चीजें पढ़ने वाली हैं जिनको हम कवर करेंगे, डायमेंशंस और एरर्स, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और यही चीजें बढ़िया से पढ़ने वाली है जिनको हम लोग इस चैप्टर में लेकर के चलेंगे। थोड़ी सी बात कर लेते हैं, है क्या फिजिक्स और क्यों पढ़नी पड़ रही है। तो देखो, फिजिक्स के ज्यादातर वर्ड्स लैटिन लैंग्वेज से डिराइव्ड है। लैटिन लैंग्वेज से, जैसे तुमने साइंस पढ़ा था ना, साइंस किससे डिराइव्ड है? साइंस इज डिराइव्ड फ्रॉम सम वर्ड साइंटिया, और साइंटिया का मतलब होता है नॉलेज या टू नो, है ना। हिंदी में भी कहते हैं विज्ञान, जानना। तो साइंस इज अ सिस्टमैटिक नॉलेज। सिस्टमैटिक नॉलेज का क्या मतलब है? सिस्टमैटिक नॉलेज का मतलब यह है कि एक सिस्टम से हमें प्रोसीड करना पड़ता है। जैसे तुम्हें किसी बच्चे को अगर मल्टीप्लिकेशन सिखाना है तो बोलो क्या करोगे? क्या डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन सिखा दोगे? नहीं, पहले उसे तुम नंबर्स की नॉलेज दोगे, फिर शायद उसे एडिशन की नॉलेज दोगे और उसके बाद कहीं जाकर के मल्टीप्लिकेशन सिखा पाओगे। तो एक सिस्टम से हमें प्रोसीड करना पड़ेगा, एंड दैट इज व्हाट साइंस इज। कि यूं ही रैंडम वे में, हैफाजर्ड वे में कोई भी स्टेप पहले कोई भी स्टेप बाद में हम नहीं कर सकते। जो डिफाइंड स्टेप्स हैं, जो स्टेप 1 है वो हमें स्टेप 1 में ही करना पड़ेगा, और जो स्टेप 5 है वो स्टेप 5 पर ही करना पड़ेगा। अपनी मर्जी से हम स्टेप्स को इंटरचेंज नहीं कर सकते, रैंडमली प्रोसीड नहीं कर सकते, एंड दैट इज व्हाट साइंस इज। इट इज अ सिस्टमैटिक एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। साइंस की ही एक ब्रांच है फिजिक्स। इसका भी डेराइवेशन जो हुआ है वहीं से हुआ है, ज्यादातर लैटिन या ग्रीक लैंग्वेज से आते हैं। तो उसका जो मतलब है, फ्यूसिस जो वर्ड है, दैट मीन्स नेचर। जो इसकी ट्रांसलेशन है उसका मतलब क्या है? नेचर। यस, तो फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर। नेचर की स्टडी को, हमारे आसपास जो चीजें हो रही हैं उनकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं। Whatever is going on, इसीलिए पहले चैप्टर का नाम है फिजिकल वर्ल्ड। Whatever you see, जो कुछ देखा। कहानी सुनी होगी तुमने, एप्पल गिर गया न्यूटन के सर पे। तो भाई वो जो कहानी सुनी है वो सही है या नहीं, वो तो हम एक्सप्लोर करेंगे ग्रेविटेशन चैप्टर जब पढ़ेंगे। तो न्यूटन का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विजन क्या था कि यार ये एप्पल नीचे क्यों आया, ये ऊपर क्यों नहीं गया एप्पल? दिस इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विजन। तो ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स में। बॉल को रोल करते हैं, बॉल जो है रोल करते करते कुछ दूरी पर जाकर के रुक जाती है फ्लोर पे। क्यों रुक जाती है? वाई? फ्रिक्शन आइडेंटिफाई किया साइंटिस्ट ने। तो दैट रिक्वायर्ड अ ग्रेट इंट्यूशन, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विजन। नॉर्मल थिंग्स को, ऑर्डिनरी थिंग्स को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से देखना, यही फिजिक्स है। दिस इज फिजिक्स। इनर्शिया, इनर्शिया पढ़ा था 9th में। क्या पढ़ा था? इनर्शिया, जिद। जो हमारे तुम्हारे अंदर की जिद है कि हम चेंज नहीं होने देना चाहते हैं। एक गाना सुना होगा, वीर ज़ारा में तुमने गाना है कि हम तो भाई जैसे हैं वैसे रहेंगे। तो वो इनर्शिया से इंस्पायर्ड है कि हम जैसे हैं वैसे ही रहना चाहते हैं, अपने आप में चेंजेस को हम होने देना नहीं चाहते। वी रेजिस्ट चेंजेस। जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाएगा, जैसे तुम मूवी देख रहे हो बहुत देर से और देख नहीं चाहते हो, मूवी देखना चाहते हो, मम्मी आई बेटा मूवी बंद करो, तुमने क्या कहा? नहीं मम्मी थोड़ी देर और देख लें। रेजिस्ट किया, 2 डंडे लगाए उन्होंने, मूवी बंद हो गई। वो क्या है? डंडे, एक्सटर्नल फोर्स। और तुम्हारी मूवी देखने रहने की, देखते रहने की जो चाहत है, वही क्या है? इनर्शिया है। तो ऐसे ही बहुत सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से हम डिस्कवर करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे फिजिक्स में। तो फिलहाल पहले चैप्टर की शुरुआत करते हैं। पहला चैप्टर क्या है? हालांकि इसे आखिर में होना चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर में हम जितनी भी क्वांटिटीज आने वाली हैं तुम्हारी 11th में, 12th में, सबका नाम सुन लेंगे। कुछ तुम्हें अजीब सी भी लगेंगी कि अरे ये क्या है, तो कोई बात नहीं, वो सब हम आगे आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। देखो, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट्स।
तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे इस चैप्टर में वो बात करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज की। व्हाट इज अ फिजिकल क्वांटिटी? फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? नेचुरल सी बात है, फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो मैं तुम्हें केमिकल क्वांटिटी थोड़ी पढ़ाऊंगा, बायोलॉजिकल क्वांटिटीज थोड़ी पढ़ाऊंगा, फिजिकल क्वांटिटी की बात करेंगे। व्हाट इज अ फिजिकल क्वांटिटी? तो फिजिकल क्वांटिटी में दो चीजें होनी चाहिए, दो कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए कि ये मेजरेबल हो, मतलब इसको मेजर किया जा सके, और ऑब्जर्वेबल हो, इसको महसूस किया जा सके, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसको देखा जा सके। तो अगर किसी क्वांटिटी में ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो उसे हम कह सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी। क्या कह सकते हैं उसको हम? फिजिकल क्वांटिटी, जिसको हम मेजर कर सकें या जिसको हम क्या कर सकें? ऑब्जर्व कर सकें। जैसे देखो भाई, मैं इस मार्कर को के कैप को अपने हाथ में ले रहा हूं ऐसे, लाइक दिस। अभी मैंने ये स्पैन ले लिया और इसमें मैं सोच रहा हूं कि ये आ जाए। ये आ पा रहा है क्या? नहीं आ पा रहा है। क्यों नहीं आ पा रहा है? क्योंकि इसके एंड पॉइंट्स के बीच की जो दूरी है, इसके एंड पॉइंट्स के बीच की जो रेंज है वो कम है, और इसके एंड पॉइंट्स के बीच की जो रेंज है वो क्या है? ज्यादा है। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है क्या? डिस्टेंस बिटवीन द एंड पॉइंट्स, स्पैन बिटवीन द एंड पॉइंट्स, इसको लोगों ने क्या नाम दे दिया? इसको लोगों ने नाम दे दिया लेंथ। द स्पैन, द रेंज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, उसका जो एक्सटेंशन है, उस एक्सटेंशन को लोगों ने क्या नाम दे दिया? लेंथ नाम दे दिया। अब लोगों ने नाम लेंथ दे दिया, लेकिन उसके और भी नाम है, ब्रेथ, हाइट, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। ऑल दीज आर फंडामेंटली व्हाट? दे आर फंडामेंटली लेंथ। और सुनो, मैंने इस मार्कर को हाथ में लिया, महसूस किया इस मार्कर को हाथ में लेकर के। मैंने तुम्हारी फिजिक्स की बुक बहुत मोटी सी हाथ पे रख ली, उसको महसूस किया हाथ में। मैंने कोई और भारी चीज उसको हाथ में लेके महसूस किया इस तरीके से। एक बहुत हल्की चीज, कागज का टुकड़ा, मैंने हाथ पे रख के महसूस किया। क्या अलग अलग फीलिंग्स आएंगी। तो ये जो एहसास है, चीजों को जब मैं हाथ पे रख रहा हूं तो मेरे हाथ को जो महसूस हो रहा है, मेरे हाथ का जो एहसास है, उसे हम क्या कहते हैं? वेट। वो जो ताकत लगा रहा है मेरे हाथ पे, वो जो फोर्स लगा रहा है मेरे हाथ पे, और उसी वेट से डिराइव्ड है जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी है, जिसे हम कहेंगे मास। आगे चल के पढ़ेंगे, वेट इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी। तो ये जो एहसास है अलग अलग चीजों का मेरे हाथ को जो होगा, उसे हमने किससे कैरेक्टराइज किया? मास से। तुम अभी 10 मिनट से मोबाइल स्क्रीन के या कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठे पढ़ रहे हो, तुम 3 घंटे बैठ करके स्क्रीन के सामने, टेलीविजन स्क्रीन के सामने टीवी देख रहे हो। ये जो एहसास है कि अरे मम्मी आती कहती बहुत देर से टीवी देख रहे हो, या बहुत कम देर तुमने पढ़ाई की है, या बहुत ज्यादा देर तुमने पढ़ाई करी है, तो ये जो देरी है, ये जो ड्यूरेशन है, इसको हम क्या कह देते हैं? इसको हम कह देते हैं टाइम। बहुत गर्मी हो रही है, अंदर कमरे में एसी चला रखा है तुमने, वहां पर टेम्परेचर अच्छा लग रहा है तुम्हें, ठंडक हो रही है वहां पर। तो ये जो गर्म और ठंडे का एहसास है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं टेम्परेचर। क्या कहते हैं? टेम्परेचर कहते हैं। तो इन सभी क्वांटिटीज में, और भी पढ़ाएंगे तुम्हें, इन सभी क्वांटिटीज में क्या चीज कॉमन है? ऑल दीज कैन बी मेजर्ड। इन सबको क्या किया जा सकता है? मेजर किया जा सकता है, और इनको हम महसूस भी कर सकते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या कर सकते हैं? ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। सो सच क्वांटिटीज, these quantities which can be measured and which can be observed, जिनको मेजर किया जा सकता है और जिनको ऑब्जर्व किया जा सकता है, इन्हें हम क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। समझ में आया? बिल्कुल सच बताना, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछोगे, लेकिन पढ़ोगे बढ़िया से। ये नहीं कि लॉकडाउन चल रहा है तो पढ़ोगे नहीं, यू हैव टू स्टडी। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? जिसमें दो प्रॉपर्टीज होंगी, मेजरेबल होगी और ऑब्जर्वेबल होगी। वेरी गुड। अब फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस कैसे करेंगे? हाउ शैल वी एक्सप्रेस अ फिजिकल क्वांटिटी? कैसे एक्सप्रेस करेंगे फिजिकल क्वांटिटी को? एक्सप्रेशन कैसा होगा फिजिकल क्वांटिटी का? देखो भैया, एक्सप्रेशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, तो जैसे हमने मार्कर के लेंथ की बात की, चलो भाई मार्कर की लेंथ मान लेते हैं, मान लो 10 सेंटीमीटर।
The length of the marker is say 10 centimeter. The mass of the marker or the cap of the marker is say 5 gram. You are sitting since 10 minutes in front of your mobile or computer screen. The temperature of the room in which you are sitting is say 22 डिग्री सेल्सियस. अब मैंने ये 4 फिजिकल क्वांटिटीज तुम्हारे सामने लिख दी हैं. बताओ इनमें क्या कॉमन है? क्या चीज कॉमन है इनमें? पहली चीज तो इसमें एक नंबर है 10, 5, 10, 22. देयर इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू. और दूसरी चीज क्या है? सेंटीमीटर, ग्राम, मिनट और डिग्री सेल्सियस. ये क्या है? क्या है ये? बिल्कुल सही, ये है यूनिट. यूनिट जो कि एक स्टैंडर्ड है. स्टैंडर्ड जो सब जानते हैं. एक आम आदमी भी जानता है कि यूनिट क्या होती है. नहीं जानता? जानता है. जाके देखना, सब्जी लेने जाना और सब्जी वाले से कहना भैया जरा 5 डिग्री सेल्सियस आलू तौल दो. वो समझ जाएगा इसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है बेचारे का. भाई आलू को डिग्री सेल्सियस में नहीं तौला जा सकता, उसे केजी में ही 5 किलो आलू ही मांगोगे. या कोई तुमसे स्कूल पहुंचे कि भाई क्यों नहीं आए थे कल, तुम एक कॉमन बहाना बच्चों का बुखार था सर इसलिए नहीं आए थे. भाई पूछा कितना बुखार था तो क्या कह दोगे? 101 किलो बुखार था क्या? नहीं, वहां पर तुम डिग्री फ़ारेनहाइट या डिग्री सेल्सियस में ही बताओगे अपने टेम्परेचर. टेम्परेचर को हम डिग्री सेल्सियस में ही एक्सप्रेस करेंगे. तो यूनिट क्या है? यूनिट एक स्टैंडर्ड है, प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड है, जिसको दुनिया भर के साइंटिस्ट्स ने बैठ करके डिफाइन किया है कि भाई इस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी को इस यूनिट में ही मेजर करेंगे. पहले नहीं था ये. पहले हम लेंथ को अपने हाथ से या पैर की स्पैन से मेजर करते थे, लेकिन उसमें क्या प्रॉब्लम आती थी? उसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं आती थी. भाई किसी का हाथ छोटा है, किसी का हाथ बड़ा है. लेकिन ये जो हमने स्टैंडर्ड्स निकाले हैं, ये स्टैंडर्ड्स क्या है? यूनिफॉर्म है. ये कहीं भी ले लें हम, इनकी वैल्यूज क्या आएंगी? सेम आएंगी. तो यूनिट इज अ प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड जिसमें उस क्वांटिटी को मेजर किया जाता है और उस यूनिट में वो क्वांटिटी कितनी बड़ी या कितनी छोटी है, हाउ मैनी टाइम्स ऑफ दैट पर्टिकुलर यूनिट, वो न्यूमेरिकल वैल्यू से पता लगता है. जैसे मार्कर की लेंथ मैंने बताई 10 सेंटीमीटर, मतलब इट इज 10 टाइम्स ऑफ 1 सेंटीमीटर. इट इज 10 टाइम्स ऑफ द स्टैंडर्ड 1 सेंटीमीटर. तो 10 इज द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड सेंटीमीटर इज द यूनिट. ये क्या है? यूनिट है. तो इस तरीके से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए 2 चीजों की जरूरत होती है. कौन कौन सी 2 चीजें? एक तो होती है भैया न्यूमेरिकल वैल्यू. न्यूमेरिकल वैल्यू जो उस पर्टिकुलर यूनिट में उसके छोटे या बड़े होने का एहसास कराती है, और दूसरी होती है यूनिट. क्या होती है? यूनिट होती है. तो एनी फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट. क्या बात समझ में आ रही है? न्यूमेरिकल वैल्यू जो उस पर्टिकुलर यूनिट में छोटे या बड़े होने का एहसास कराती है, और यूनिट जो स्टैंडर्ड है. अब यूनिट्स में भी हमारे साइंटिस्ट ने हमें रेंज दे रखी है. कैसे रेंज दे रखी है? छोटी चीज फ्रॉम द साइज ऑफ एटम टू द साइज ऑफ दिस गैलेक्सी, दिस यूनिवर्स. हर चीज को मेजर करने के लिए छोटी से छोटी यूनिट है हमारे पास और बड़ी से बड़ी यूनिट है. जैसे तुम्हें अगर इस मार्कर की लेंथ लिखनी है तो तुम सेंटीमीटर प्रेफर करोगे, लेकिन अगर तुम्हें यहां से बरेली से दिल्ली तक की डिस्टेंस बतानी है तो तुम सेंटीमीटर्स में नहीं लिखोगे. देन यू विल यूज किलोमीटर्स. तब तुम क्या यूज करोगे? किलोमीटर्स यूज करोगे. तो छोटी यूनिट को एक्सप्रेस करने के लिए, छोटी क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए छोटी यूनिट्स है, और बड़ी क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करने के लिए बड़ी यूनिट्स है. सेंटीमीटर से भी छोटी यूनिट्स है. जब हम एटम के साइज को एक्सप्रेस करेंगे तो हम और छोटी यूनिट्स को यूज करेंगे. तो इस तरीके से फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और दूसरी क्या होती है? यूनिट होती है. और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है? कांस्टेंट. मतलब अगर मान लो मैं लिखूं 1 kg और मान लो मैं लिखूं 1000 ग्राम, इज देयर एनी डिफरेंस? नहीं. पढ़ चुके हो तुम मैथमेटिक्स में, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है. 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम. क्या हुआ? न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ गई, यूनिट छोटी हो गई. Because you know gram is a smaller unit than kilogram. Kilogram is a bigger unit, is a larger unit.
तो न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का जो प्रोडक्ट है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, क्योंकि जो बात 1 kg में है, जो 1 kg रिप्रेजेंट कर रहा है वही 1000 ग्राम भी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वी कैन राइट n1u1 is equal to n2u2 is equal to so on and it is a constant। मतलब हम लिख सकते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट इज अ कांस्टेंट। मतलब हम लिख सकते हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट। यूनिट बड़ी होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी होगी, और यूनिट छोटी होगी तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी। क्या ये बात समझ में आ गई? जैसे हमने एग्जांपल लिया है ये 1 kg और 1000 ग्राम में, तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी हो गई तो यूनिट क्या हो गई, छोटी हो गई। बोलो हुई कि नहीं हुई? यहां तक की बात समझ आई? सच बोलना बिल्कुल। तो फिजिकल क्वांटिटी में हमें जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करना है तो दो चीजों को लेकर चलना है, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट को लेकर के चलना है। और देखो भैया और बात देखते हैं थोड़ा सा। फिजिकल क्वांटिटी को हमने कैटेगराइज किया है दो पार्ट्स में, दो कह सकते हो या तीन पार्ट्स में कह सकते हो। भाई जब कोई चीज बहुत ज्यादा होती है तो उसको बांट लेते हैं। जैसे देश बहुत बड़ा है तो देश को चलाने के लिए हमने उसको स्टेट्स में बांट लिया है। स्टेट भी बहुत बड़ा है तो स्टेट को चलाने के लिए हमने उसको डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड कर लिया है। ऐसे ही बायोलॉजी में बहुत सारे एनिमल्स हैं, बहुत सारे प्लांट्स हैं, क्लासिफिकेशन कर लिया है, अलग अलग किंगडम्स बना लिए हैं, अलग अलग किंगडम्स में अलग अलग प्लांट्स हैं, नंबर ऑफ एनिमल्स हैं, डिफरेंट टाइप के एनिमल्स हैं, डिफरेंट टाइप्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, टू सिंप्लीफाई द स्टडी। तो वही बात हमने फिजिक्स में भी अपनाई, क्योंकि इतनी सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, इतनी सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, तो क्यों ना हम उनका क्लासिफिकेशन कर लें, उनको कैटेगराइज कर लें। तो फिजिकल क्वांटिटीज जितनी भी हम लोग पढ़ेंगे उनको हमने कैटेगराइज कर लिया है तीन पार्ट्स में। कौन कौन से तीन पार्ट्स में? पहले पार्ट में हमने जिनको रखा है 7 क्वांटिटीज हैं केवल, ये पूरी दुनिया के साइंटिस्ट बैठे और उन्होंने डिसाइड किया, उन्हें कहते हैं फंडामेंटल, इंडिपेंडेंट या बेस क्वांटिटीज। नाम से पता चल रहा है, अभी इनकी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। जो पहली कैटेगरी है उसमें जो 7 क्वांटिटीज हैं, केवल 7, दे आर कॉल्ड एज फंडामेंटल क्वांटिटीज, इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज या बेसिक क्वांटिटीज कहते हैं, उन्हें बेस क्वांटिटीज कहते हैं। दूसरे में आती है डिराइव्ड या डिपेंडेंट क्वांटिटीज। डिराइव्ड या डिपेंडेंट क्वांटिटीज, नाम से पता चल रहा है कि ये क्वांटिटीज डिपेंड करेंगी, किस पे करेंगी डिपेंड? फंडामेंटल पे डिपेंड करेंगी। अभी चर्चा करते हैं इनके ऊपर। और तीसरी जो कैटेगरी है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज है। सप्लीमेंट्री मतलब ये मैथमेटिक्स की मैथमेटिकल क्वांटिटीज हैं जिनकी हमें मदद लेनी पड़ती है फिजिक्स में। तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज दो ही होती हैं, केवल दो हैं, ये प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। तो ये 7 और ये 2, 9, इन 9 को छोड़ करके जितनी भी क्वांटिटीज हैं दे ऑल आर डिराइव्ड क्वांटिटीज। वो सब कैसी क्वांटिटीज हैं? वो सब डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज को पढ़ने के लिए, आसानी से पढ़ने के लिए हमने 3 कैटेगरीज में बांट लिया है। कौन कौन सी 3 कैटेगरीज हैं? पहली कैटेगरी है फंडामेंटल, इंडिपेंडेंट या बेस क्वांटिटीज। 7 क्वांटिटीज को फंडामेंटल डिक्लेयर किया है साइंटिस्ट ने। दूसरी कैटेगरी में है डिराइव्ड या डिपेंडेंट क्वांटिटीज, और तीसरी कैटेगरी में है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, जो कि केवल 2 हैं, जिनको हमने कहां से लिया है? जिनको हमने मैथमेटिक्स से लिया है। तो चलो एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले हम लोग बात करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज की। किसकी बात करते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज की बात करते हैं। तो देखो भाई फंडामेंटल और इंडिपेंडेंट और बेस क्वांटिटीज। क्या है ये फंडामेंटल क्वांटिटीज, इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज या बेस क्वांटिटीज? नाम से पता चल रहा है जो किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करती और आपस में भी एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती, ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं, इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज कहते हैं या बेसिक क्वांटिटीज कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं तुम्हें देता हूं। मान लो इस रूम में जिसमें तुम बैठे हो या जिसमें मैं खड़ा तुम्हें पढ़ा रहा हूं, मैं तुमसे कहूं कि भाई इस रूम की लेंथ क्या है, तो कैसे निकालोगे इस रूम की लेंथ क्या है? सिंपली तुम एक मेजरिंग स्केल ले लोगे, मेजरिंग टेप ले लोगे,
और इस रूम की लेंथ नाप के मुझे बता दोगे? बोलो बता दोगे कि नहीं बता दोगे? लेकिन मैं तुमसे पूछूं कि बेटा जरा इस रूम का वॉल्यूम निकाल के बताओ, तो क्या मुझे बताओ कि कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे तुम इस रूम का वॉल्यूम डायरेक्टली निकाल के मुझे बता सको? बोलो। सर पता नहीं होगा। अरे कैसे होगा? नहीं होगा। इस रूम का वॉल्यूम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते। उसके लिए हमें पहले लेंथ निकालनी पड़ेगी, फिर हमें ब्रेथ निकालनी पड़ेगी, फिर हमें हाइट निकालनी पड़ेगी और तीनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके इस रूम का क्या आएगा? वॉल्यूम आएगा। क्या समझ में आया? जब तुम्हें लेंथ मेजर करनी है तुम डायरेक्टली मेजरिंग टेप से मेजर कर सकते हो, लेकिन जब तुम्हें वॉल्यूम मेजर करना है तो तुम डायरेक्टली नहीं मेजर कर सकते। उसके लिए पहले तुम्हें लेंथ नापनी पड़ेगी, ब्रेथ नापनी पड़ेगी, हाइट नापनी पड़ेगी। तो लेंथ इज ए इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। लेंथ डज नॉट डिपेंड अपॉन एनी अदर क्वांटिटी, जबकि वॉल्यूम वो लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। तो वॉल्यूम कैसी क्वांटिटी हो गई? वॉल्यूम हो गई डिपेंडेंट क्वांटिटी। वॉल्यूम डिपेंड्स अपॉन लेंथ फॉर इट्स कैलकुलेशन। तो लेंथ इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी whereas volume is a dependent quantity. Length is a independent quantity whereas volume is a dependent quantity. चलो इस मार्कर की मान लो मुझे लेंथ निकालनी है या मास निकालना है, तो क्या करोगे? बैलेंस पे रख दोगे, इसका मास आ जाएगा। या तुम ये कहोगे नहीं सर पहले इसकी लेंथ बताइए या टाइम बताइए, टाइम क्या हुआ तब हम मास बता पाएंगे। नहीं, मास का लेंथ और टाइम से कोई लेना देना नहीं है। तो मास तुम इंडिपेंडेंटली निकाल सकते हो। मास निकालने के लिए तुम्हें और किसी क्वांटिटी पे डिपेंड करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं, इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज कहते हैं या बेसिक क्वांटिटीज कहते हैं, जो ना किसी दूसरे पे डिपेंड करती हैं और ना ही आपस में एक दूसरे पे डिपेंड करती हैं। दुनिया भर के साइंटिस्ट, एक कॉन्फ्रेंस है इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, फ्रांस में इसका ऑफिस है, उनका काम है ये सब करना। वहां पर दुनिया भर के साइंटिस्ट इकट्ठा हुए और उन्होंने 7 क्वांटिटीज को फंडामेंटल क्वांटिटीज डिक्लेयर किया। कौन कौन सी थी वो फंडामेंटल क्वांटिटीज? 3 तो तुम्हारी बहुत पुरानी है, मास, लेंथ और टाइम। बिना इनके तो दुनिया चल ही नहीं सकती थी। फ्रॉम द वेरी एंशिएंट टाइम में चलती चली आ रही है मास, लेंथ और टाइम। उसके बाद जैसे जैसे सिविलाइजेशन डेवलप हुई, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो ये जो 7 क्वांटिटीज हैं, दे वर डिक्लेयर्ड एज फंडामेंटल। ये ना आपस में डिपेंड कर रही हैं एक दूसरे पर और ना किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड करेंगी। तो इनको हमने क्या कह दिया? फंडामेंटल क्वांटिटीज कह दिया। दीज वर कॉल्ड एज फंडामेंटल क्वांटिटीज। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर। मास के बारे में तुम्हें पता है, लेंथ के बारे में पता है, इन सबको हम मेजर भी कर सकते हैं और इन सबको हम ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, महसूस भी कर सकते हैं। किसको नहीं कर सकते बताओ इनमें से? करंट को नहीं कर सकते? करना चाहते हो? तुम्हारे घर में सॉकेट लगा होगा, लगाया? करना मत कभी, ठीक है? तो करंट को देख सकते हो, पंखा चलता है, लाइट जलती है, क्यों? बिकॉज ऑफ करंट। ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या है? किसी लाइट सोर्स के पास में खड़े हो तो जो इंटेंसिटी है, लाइट एनर्जी तुम्हें महसूस होगी, और जब उससे दूर चलते चले जाओगे, दूर चलते चले जाओगे तो वो कम होती जाएगी। दैट इज व्हाट? दैट इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, दैट इज रिलेटेड टू केमिस्ट्री। करते रहते हो 1 मोल, 2 मोल, 3 मोल, तो ये क्या है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। तो ये 7 जो हमारी क्वांटिटीज हैं, इन्हें हम कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज, जो ना आपस में डिपेंड करती हैं एक दूसरे पे और ना किसी दूसरे पे डिपेंड करती हैं। इनको हम इंडिपेंडेंटली समझ सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। सच क्वांटिटीज which do not depend on any other quantity, neither they depend upon each other, are known as fundamental physical quantities, independent physical quantities या basic physical quantities। अरे भैया बात समझ में आ रही है? इनके अलावा 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं, उनको छोड़ करके जितनी भी क्वांटिटीज हैं उन्हें हम कहते हैं डिराइव्ड या डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज। डिराइव्ड फ्रॉम whom? डिराइव्ड फ्रॉम whom? डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल। डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल। डिपेंडेंट ऑन whom? डिपेंडेंट ऑन फंडामेंटल।
तो ये जितनी भी क्वांटिटीज हैं, जैसे वॉल्यूम, वॉल्यूम बराबर लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, क्यूबाइड की बात करें, क्यूब की बात करें तो साइड का क्यूब, लेंथ का क्यूब। तो वॉल्यूम किस पे डिपेंड कर रहा है? लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। तो वॉल्यूम इज अ डिपेंडेंट क्वांटिटी, वॉल्यूम इज डिपेंडेंट अपॉन लेंथ। ऐसी हम बात करें वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब तुम कहोगे सर डिस्प्लेसमेंट तो है नहीं इसमें, अब क्या करें, आपने क्या पढ़ा दिया, ये डिस्प्लेसमेंट तो है नहीं। अरे तो भैया डिस्प्लेसमेंट को कैसे नापोगे? तराजू से थोड़ी नापोगे, उसे भी तो मेजरिंग टेप से ही नापोगे डिस्प्लेसमेंट को। तो डिस्प्लेसमेंट जो है फंडामेंटली है वो क्या? वो भी तो लेंथ है। तो डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो लेंथ। तो वेलोसिटी इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी, डिराइव्ड आउट ऑफ लेंथ एंड टाइम। वेलोसिटी किससे डिराइव्ड है? वेलोसिटी डिराइव्ड है लेंथ और टाइम से। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। सर इसमें तो वेलोसिटी आ गई, ये तो डिराइव्ड क्वांटिटी आ गई। अरे तो वेलोसिटी किससे डिराइव्ड है? वेलोसिटी भी तो लेंथ और टाइम से डिराइव्ड है। मतलब एक्सेलरेशन भी अल्टीमेटली किससे डिराइव्ड होगी? लेंथ, क्योंकि वेलोसिटी लेंथ से डिराइव्ड है, और टाइम। तो कोई भी डिराइव्ड क्वांटिटी है, कोई भी डिपेंडेंट क्वांटिटी है, वो किससे डिराइव्ड है? फंडामेंटल क्वांटिटीज से डिराइव्ड है। तो ऑल सच क्वांटिटीज विच आर डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज, which are dependent upon fundamental quantities are known as derived quantities or dependent quantities। और इन सात, और वो जो दो बची जिन्हें हम कहेंगे सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। सप्लीमेंट्री मतलब जो सप्लीमेंट करती हैं, जैसे तुमने सुना होगा फूड सप्लीमेंट्स। आजकल बहुत से मार्केट में प्रोडक्ट्स आते हैं, प्रोटीन पाउडर आता है, ये आता है, वो आता है, बॉर्नवीटा आता है, हॉर्लिक्स आता है। ये सब क्या है? ये फूड सप्लीमेंट्स है। मतलब दीज आर नॉट प्रॉपर फूड। मतलब तुम सोचो कि हम खाना ना खाएं और केवल बॉर्नवीटा पीते रहें, काम चल जाएगा? नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा काम। खाना भी खाना पड़ेगा, खाने के साथ तो बॉर्नवीटा चल जाएगा, लेकिन बिना खाने के बॉर्नवीटा लोगे तो मजा नहीं आएगा। तो वह सप्लीमेंट करता है, फूड को क्या करता है? सप्लीमेंट। तो ऐसे ही फिजिक्स को सप्लीमेंट करने के लिए, फिजिकल क्वांटिटीज को सप्लीमेंट करने के लिए जरूरत पड़ती है किसकी? सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज की, जो हमने वैसे मैथमेटिक्स में है हमारी कौन कौन सी? प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। तो दीज आर सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। कैसी क्वांटिटीज हैं ये? सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं। तो इस तरीके से ये हमारा तीन कैटेगरीज में बटी हुई है फिजिकल क्वांटिटीज। अब इनमें इनको जिनमें मेजर करते हैं वो यूनिट्स कहलाती हैं। जैसे फंडामेंटल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए जो यूनिट्स है, दोज आर नोन एज फंडामेंटल यूनिट्स। जैसे मास को मेजर करेंगे किसमें? ग्राम में, किलोग्राम में, तो ये क्या कहलाएंगी? फंडामेंटल यूनिट्स कहलाएंगी। लेंथ को मेजर करेंगे मीटर में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में, तो ये क्या कहलाएंगी? जिसमें इनको मेजर किया जाएगा, इन सातों क्वांटिटीज को, दोज यूनिट्स आर नोन एज फंडामेंटल यूनिट्स। द यूनिट्स in which fundamental quantities are measured are known as fundamental units। जैसे मास के लिए ग्राम या किलोग्राम, लेंथ के लिए मीटर या सेंटीमीटर, टाइम के लिए सेकंड, टेम्परेचर के लिए डिग्री सेल्सियस केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल। तो ये कहलाती है फंडामेंटल यूनिट्स। डिराइव्ड क्वांटिटी को जिनमें मेजर करेंगे वो क्या कहलाएंगी? डिराइव्ड यूनिट्स कहलाएंगी। जैसे वॉल्यूम को मीटर क्यूब में मेजर करेंगे, वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में मेजर करेंगे, एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकंड स्क्वायर में मेजर करेंगे। तो ये सब क्या कहलाएंगी? डिराइव्ड यूनिट्स कहलाएंगी। द यूनिट्स in which derived quantities are measured are known as derived units। supplementary units क्या होंगी? The units in which supplementary quantities are measured are known as supplementary units। तो इसमें तो है तुम्हारी प्लेन एंगल की यूनिट होती है रेडियन, और सॉलिड एंगल की यूनिट होती है स्टेरेडियन। प्लेन एंगल इज द एंगल इन टू डायमेंशंस। जरूरत पड़ेगी इसकी 12th में। प्लेन एंगल इज द एंगल इन टू डायमेंशंस, मतलब सर्किल के आर्क, सर्किल का आर्क जो सर्किल के सेंटर पर एंगल बनाता है, जिसको तुम कहते हो एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ये कौन सा एंगल है? प्लेन एंगल। और इसकी टोटल वैल्यू किसी क्लोज फिगर के लिए कितनी होती है? 2 पाई। सर्किल के अंदर कितना एंगल बनेगा? 2 पाई, 360 डिग्री। और स्फीयर के अंदर जो एंगल बनेगा, जो स्फीयर की सरफेस एंगल बनाएगी, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सॉलिड एंगल। दैट इज द एंगल इन 3 डायमेंशंस।
और अच्छे से विजुलाइज करना है तो पैराशूट की चारों डोरियों के बीच जो एंगल बनेगा दैट एंगल इज सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल कहते हैं उसको, और सॉलिड एंगल का फॉर्मूला क्या हो जाता है, आइसक्रीम के कोन में जो एंगल बनेगा उसे कहेंगे क्या, सॉलिड एंगल। ये जो एंगल बनेगा और इसका फॉर्मूला हो जाता है एरिया अपॉन आर स्क्वायर। और अगर स्फीयर की बात करें तो स्फीयर का एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। तो जो सॉलिड एंगल बनेगा 3D में टोटल कंप्लीट वो कितना बनेगा, 4 पाई। तो इसको कहते हैं 2 पाई, मतलब प्लेन एंगल जो बनता है, और सॉलिड एंगल कितना बनता है, 4 पाई। 2D में जो मैक्सिमम एंगल बन सकता है वो कितना बन सकता है, 2 पाई, और 3D में जो मैक्सिमम एंगल बन सकता है वो कितना बन सकता है, 4 पाई। तो आज की पढ़ाई बढ़िया समझ में आई। क्या क्या पढ़ा हमने, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। व्हाट इज अ फिजिकल क्वांटिटी? फिजिकल क्वांटिटी इज दैट विच कैन बी मेजर्ड एज वेल एज इट कैन बी ऑब्जर्व्ड। दो चीजें होती है फिजिकल क्वांटिटी में, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। इन दोनों के बिना अगर हम खाली न्यूमेरिकल वैल्यू लिख देंगे तो भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, और खाली यूनिट लिख देंगे तो भी इररेलेवेंट होगा। जैसे मैं कहूं इस मार्कर की लेंथ है सेंटीमीटर, इट इज इररेलेवेंट, या मैं कहूं इस मार्कर की लेंथ है 10, दैट इज आल्सो इररेलेवेंट। 10 सेंटीमीटर दोनों लिखेंगे, इसीलिए जब तुम यूनिट नहीं लिखते हो तुम्हारे नंबर कट जाते हैं, क्योंकि वो इररेलेवेंट है। जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि आलू वाले के पास जाओ और 10 डिग्री सेल्सियस आलू दे दो, क्या उसको कोई मतलब है, नहीं मतलब है, समझ जाएगा कि बेचारा पढ़ते पढ़ते पागल हो गया है। तो फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए दो चीजें चाहिए होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का प्रोडक्ट सेम होता है, मतलब n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2, मतलब आप 1 किलोग्राम लिखें 1000 ग्राम लिखें एक ही बात है। और न्यूमेरिकल वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट, मतलब बड़ी यूनिट में न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी हो जाएगी और छोटी यूनिट में न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। फिजिकल क्वांटिटीज क्योंकि बहुत सारी हैं तो उनको हमने कैटेगराइज कर लिया है, क्लासिफाई कर लिया है 3 कैटेगरीज में। एक वो जो किसी पर डिपेंड नहीं करती है, those physical quantities which do not depend upon any other physical quantity are known as fundamental physical quantities। 7 क्वांटिटीज को फंडामेंटल डिक्लेयर किया गया है। 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं जो मैथमेटिक्स से ली है हमने, और इनके अलावा जो बचती हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डिपेंड करती हैं, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज से डिराइव होती हैं, उन्हें कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज या डिपेंडेंट क्वांटिटीज। अब ये जो डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं ये फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड करती हैं। कैसे करती हैं? कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी मिल करके किसी डिराइव्ड क्वांटिटी को बनाती है, और कितनी बार उसे मिलाना पड़ता है डिराइव्ड क्वांटिटी बनाने के लिए, इसी में तुम्हारे अगले टॉपिक का आंसर छुपा हुआ है, अगले टॉपिक का कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है जो हम कल के सेशन में कवर करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन आएगा 11th में तुम्हारे एग्जाम्स में या तुम्हारे कॉम्पिटिशंस में तो 90% चांसेस है यहीं से आएगा, जिसका नाम है डायमेंशंस। तो कल हमारी असली फिजिक्स 11th क्लास की शुरू होगी जिस टॉपिक का नाम है डायमेंशंस। तो टिल देन बी फिजिक्सिफाइड एंड वेट फॉर द नेक्स्ट गेम ऑफ कॉन्सेप्ट्स। Stay blessed. God bless you.